नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। विनेश फोगाट आज दंगल में उतर गई। कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में विनेश आज अपने ससुराल जींद के जुलाना पहुंची और चुनाव प्रचार किया। हरियाणा का चुनाव धीरे धीरे विनेश सेंट्रिक हो गया है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह विनेश को खुली चुनौती दे रहे हैं। विनेश फोगाट ब्रजभूषण के दाव से ब्रजभूषण को चित कर देने के दावे कर रही हैं। इस दंगल में बीजेपी का नुकसान ही नुकसान है। बीजेपी का चुनावी मैथ बिगड़ चुका है, अब केमिस्ट्री बिगड़ रही है। कांग्रेस के हुड्डा एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। विनेश के दांव से हरियाणा की चौटाला फैमिली को सबसे ज्यादा घाटा होने वाला है। सियासी दंगल के दांव पेच का फुल मैथ्स और पूरी केमिस्ट्री इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। विनेश फोगाट को दुनिया ने अब तक पहलवानी करते देखा। दंगल गर्ल विनेश अब नेता अवतार में आई हैं। खांटी जाट पॉलिटिक्स वाले अखाड़े में विनेश फोगाट दंगल करने उतरी हैं। चुनौती तो देखो सर, 30 साल की होगी, मैं चुनौतियों से निकल के आई हूँ। जब अपने साथ में होते ना, हर चुनौती से पार कर जाता है इंसान। लीडर बनकर विनेश उस इलाके में आई हैं जहां कभी दुल्हन के रूप में उनकी डोली आई थी। यह क्षेत्र है हरियाणा के जींद का जुलाना। विनेश फोगाट यहीं के बख्ता खेड़ा गांव में ब्याही गई हैं। अब वहीं पर विनेश वोट मांग रही हैं। मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी। मेरे देशवासियों ने जो प्यार दिया था, वो दर्द, वो दुख जो था। विनेश फोगाट पर अभी ससुराल का प्यार बरस रहा है। क्या 5 अक्टूबर को विनेश पर वोट भी बरसेंगे? मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि मेरी ससुराल है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मेरा परिवार है। ये मेरी कर्म भूमि है। मैं अपनी जन्म भूमि को छोड़ के यहाँ पे आई थी और मैं चाहती हूँ उसकी कर्म भूमि को, मेरी माँ जब मेरे से पूछे तो मैं बोलूँ सम्मान से कि मैं जिस कर्म भूमि में आपने मुझे भेजा उसका मान सम्मान मैंने हमेशा बनाए रखा है। जाटलैंड दूर से सुनने में जुलाना का चुनाव विनेश के लिए हलवा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने विनेश को आसान अखाड़ा नहीं दिया है। जुलाना में कांग्रेस पिछले 15 साल से नहीं जीती। भूपिंदर सिंह हुड्डा कभी ये सीट कांग्रेस को नहीं दिला पाए। जुलाना की सीट रही चौटाला फैमिली के पास ही। हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स में इलाके बंटे हुए हैं। रोहतक, सोनीपत और भिवानी हुड्डा का इलाका है। झज्जर में कांग्रेस का बोलबाला है, लेकिन जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में चौटाला फैमिली मैटर करती है। यह वो इलाका है जहां चौधरी देवीलाल का खानदान मैटर करता है। विनेश फोगाट को आगे करके हुड्डा ने चौटाला का इलाके में चौटाला के इलाके में सेंध लगाने की चाल चली है। अगर जींद के जाट विनेश फोगाट के साथ आ गए तो समझ लीजिए कि हुड्डा हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स के किंग बन जाएंगे। कि मैं 50,000 वोटों से जीतेगी। पहली बार जुलाना इलाका मंत्री की वोट डालने का काम करेगा। मंत्री बनेगी। आज जुलाना इलाका ने अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर पहचान देने का तो भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते। और विनेश फोगाट यहाँ से 50,000 वोटों से जीतेगी। इस तरह से जो स्वागत है वो किया जा रहा है यहाँ पर विनेश फोगाट का। गाड़ी में गांव के लोग दूर दूर से विनेश फोगाट को देखने के लिए आए हैं। क्या होगा? जीत जाएगी विनेश फोगाट? जीत जाएगी। एक तरफा जमा। बीजेपी का क्या रहेगा? कुछ बीजेपी राज बीजेपी का है, हुड्डा राज नहीं है। यह क्लियर है। जुलाना सीट अभी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के पास है। इससे पहले 2 चुनाव में यह सीट उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD के पास थी। जेजेपी ने यहां से सिटिंग MLA अमरजीत ढांडा को टिकट दिया है। बीजेपी ने अभी तक जुलाना से कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। जुलाना सीट जाट वोट का गढ़ है। हरियाणा में वैसे तो 22% से ज्यादा जाट हैं, लेकिन जुलाना में 50% वोटर जाट हैं। जाहिर है जिसके साथ जाट उसी के ठाठ। बीजेपी 2 बार सत्ता में रही, लेकिन यहां कोई दमदार जाट नेता डेवलप नहीं कर पाई। इस इलाके में खाप पंचायतों का बोलबाला है। विनेश ने खाप को बेस बनाकर ही प्रचार शुरू किया है।
विनेश फोगाट जी हमारे साथ मौजूद है। आज ही उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। विनेश जी, जो अखाड़ा था रेसलिंग का, उससे अब राजनीति के अखाड़े में आप प्रवेश कर चुके। आज हमने देखा कि बड़ा प्यार मिला आपको। अपनी ससुराल में भी लोग ये कह रहे थे हम तो खेल मंत्री को चुनने जा रहे हैं, अभी से ये नारे लग रहे थे। ये तो सर उनकी भावनाएं है, मान सम्मान उनका प्यार है, बस उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। जो भी हो मेहनत करेंगे और बस उनको प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी ने उनका कुश्ती में तो नाम ऊंचा किया ही है। राजनीति में भी हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का, इस जुलाना हल्के का नाम हो और इसको ऊंचाइयों पे लेके जाएं। खेल खेल में नहीं, बाकी और अन्य क्षेत्र में भी, शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सड़क बनाने की बातें हों, तो काफी कुछ चीजें हैं जो मैं आज ही मैंने देखा। एक दो चीजें तो मेरे पास आज ही कंप्लेंट्स आ गई। बिजली की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को काफी, तो बस बहुत सारी समस्याएं। एक मूलभूत सुविधा तो होनी चाहिए हर इंसान के पास में। क्या बदलाव आया दो दिन की अगर जिंदगी हम देखें, 2 दिन पहले की जब कांग्रेस ज्वाइन की और आज राजनीतिक तौर पर आप सक्रिय हो गई है। उससे पहले ओलंपिक में जो तमाम चीजें हुई उस गम को भूलना कितना मुश्किल था और अब किस तरह से उन चीजों को देख रही है? देखो, भूली तो कोई चीजें नहीं जाती, वो तो इंसान उसको एक टाइम पीरियड के बाद में उसको समझा लेता है अपने आप को, और बस मैं समझा रही हूँ खुद को, अपने आप को। रही 2 दिन की बात, तो कुछ इतना खास तो नहीं बदला है। बस एक खुशी महसूस हो रही है कि जो लोग हमारे साथ में खड़े थे, हम उनके साथ में आज खड़े हो गए हैं और हम एक मजबूती के साथ में ब्रजभूषण जैसे पता नहीं कितने ही लोग हैं उनका सामना करेंगे। और जो पूरा देश जो मान सम्मान दे रहा था, अभी एक ऐसी पार्टी के साथ में मैं जुड़ गई हूँ जो हर तरीके से महिलाओं के साथ में खड़ी होगी, लड़कियों के साथ में खड़ी होगी, और बस ज्यादा ताकत फील कर रहे हैं पहले से। सड़क पर जो ब्रजभूषण के पास जो ताकत थी, वो आज वो हम भी फील करें कि हमारे पास है वो, क्योंकि वो उसी ताकत का यूज करके वो इतने सालों तक, इतने महीनों तक वो बस रहा है। सड़क पर जो संघर्ष आपका रहा और फिर ओलंपिक जाना, फाइनल तक पहुंचना, तमाम चीजें अब राजनीति में आना, आपके जो विरोधी है, खासतौर पर जिनका नाम आपने लिया ब्रजभूषण, वो कह रहे हैं तमाम चीजें कि ईश्वर ने इंसाफ किया है और मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा विनेश के खिलाफ, हरियाणा में जाऊंगा, ये तमाम बातें। तो दोनों सवालों पर आप जवाब दीजिए, ईश्वर का इंसाफ ओलंपिक में और चुनाव प्रचार करना आपके खिलाफ। अगर यही इंसाफ है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, अगर उसको वो इतना इंसाफ मान रहा है, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। ओलंपिक मेडल नहीं मिला, उसके बाद इतना प्यार मिलना, कोई जो भाग्यशाली नहीं होता उसको नहीं मिलता ये सब। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। तो वो ब्रजभूषण तय नहीं करेगा कौन भाग्यशाली है। ये देश के प्यार, ये देश का सम्मान मुझे बता रहा है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। उसको ज्यादा अहमियत नहीं दे तो ठीक है ना, पर आके देख लेना, एक बार आ जाए। मतलब मैं कब मना करी हूँ, आज तो जाओ सामने। मैं तो कब से बोली उसको मेरे आमने सामने बिठाओ, मैं देती हूँ उसके हर सवाल का जवाब। उसमें इतनी हिम्मत तो हो, सामने तो बैठे। बहुत सालों तक हम उससे डरे हैं, बहुत उन्होंने डराया है, सब कुछ किया, लेकिन अब तो लड़ाई आमने सामने है कि तो आमने सामने आके बैठे ना। और वो अभी बोल भी रहा था वो ना कि मेरे को चाटा मार देती, अगर इतना हिम्मत था तो चाटा मार देती। वक्त आने पे बताएंगे। याद कीजिए जंतर मंतर का वो सीन जब दिल्ली पुलिस वहां धरना दे रही महिला पहलवानों को हटा रही थी। विनेश फोगाट वहीं से फाइटर बनी थी। कांग्रेस ने तभी से विनेश को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर जाकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अन्य महिला पहलवानों से मिली थी। अब उस इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड लेने का वक्त आया है। विनेश ने अगर जुलाना में कांग्रेस को जीत दिला दी तो हरियाणा में कांग्रेस की हवा बहने लगेगी। विनेश ने अगर बीजेपी को हरा दिया तो बीजेपी के लिए आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे मोड पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। बीजेपी के लिए गणित का पेपर खराब हो गया है, केमिस्ट्री का पेपर भी खराब हो रहा है। किसी भी एग्जाम में बैक टू बैक 2 पेपर खराब हो जाएं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। विनेश फोगाट अखाड़े में अपने दम पर थी, लेकिन सियासी दंगल में बीजेपी की गलतियों की वजह से हैं। एक तो आधी आबादी के 49% वोट
दूसरे 22% जाट वोट। विनेश का सियासी दंगल में होना ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। मोदी की पार्टी दूसरी गलती यह कर रही है कि इतना कुछ होने पर भी वो बृजभूषण शरण सिंह को शांत नहीं कर पा रही। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष का बड़बोलापन जारी है। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनाहगार वो रहेंगे। क्योंकि जो घटनाएं मेरे ऊपर 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूँ। एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 में मैं लखनऊ में हूँ, ऑन कैमरा हूँ। तो ये सारी चीजें जब निकल करके आएगी तो उस समय इनको जवाब देते नहीं बनेगा। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अकेले विनेश फोगाट खड़ी नहीं है। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ गवाही दी है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, केवल कोर्ट का फैसला आना है। ऐसे में बीजेपी के लिए विनेश से ज्यादा बड़ी मुश्किल बृजभूषण शरण सिंह है। वो जितना बोलेंगे बीजेपी के वोट उतने ही घटेंगे। देखिए, वो दिक्कत बृजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के बृजभूषण है, बृजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। लेकिन वो तो कहते हैं कि पार्टी अगर इजाजत दे तो मैं हरियाणा अगर भाजपा सबका वेलकम है। देखो, सबका वेलकम, सबका अधिकार है। अगर उनकी पार्टी इजाजत देती है तो आना चाहिए उनको। हरियाणा की जनता तय करेगी ना वो तो। बजरंग पुनिया ने आपको चुनौती दी है कि हिम्मत हो तो हरियाणा के अंदर आके दिखाएं। चलिए, कई बार मैं हरियाणा गया हूँ और जाता आता रहता हूँ और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर जाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस के लगातार नेता आप पर निशाना साध रहे हैं सांसद जी, किस तरीके देख रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस मेरी कुंडली में बैठी हुई है। सन 1974 में जब मेरा घर गिराया गया था और पहला मुकदमा लगा था, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी और पहला मुकदमा लगाया गया था। और जब टाडा मेरे ऊपर लगा तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी और ये कांग्रेस मेरी कुंडली में बैठी हुई है। जबकि मेरा पूरा परिवार जो है पुराना कांग्रेसी है। मेरे बाबा जो है गोंडा से पहले विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, लेकिन अभी मेरी कुंडली में बैठी है। हर कोई घटना घटती है उसमें कांग्रेस मेरे खिलाफ रहती है। बृजभूषण के सवाल पर विनेश फोगाट अब ज्यादा नहीं बोलती। उनको मालूम है कि बृजभूषण का जो होना था वो हो चुका, जो बचा है वो हरियाणा चुनाव के बाद होगा। इसलिए विनेश का फोकस पूरी तरह से चुनाव पर है। देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। बृजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है। जैसे कुश्ती में जीता है, ये ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। विनेश फोगाट कुश्ती छोड़कर पॉलिटिक्स में आई, झटपट टिकट मिल गया। अब क्या वो खटाखट विधानसभा पहुंच जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। अभी तो उनके चुनाव लड़ने पर ही ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस में शामिल होने से चंद घंटे पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने रेलवे से इस्तीफा दिया था, लेकिन वो इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। रेलवे ने दोनों पहलवानों को शो कॉज नोटिस जारी करके इस्तीफा देने का कारण पूछा है। रेलवे के नियमों के मुताबिक इस्तीफा देने के बाद 3 महीने तक नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। रेलवे चाहे तो 3 महीने तक इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता और उनको एनओसी भी नहीं दे सकता। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एनओसी मिलने तक विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ सकती। एक पेंच ये भी है कि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी रहते हुए किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। रेलवे से आपने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी खबर आ रही है कि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, आपके चुनाव को फंसाने की या कोशिश हो सकती है? हमें तो हर जगह से रोका ही जा रहा है और अभी 2 दिन वर्किंग डेज नहीं थे, सैटरडे संडे। कल देखते हैं क्या रहेगा और ये उनका डर बता रहा है।
अगर वो नहीं होंगे तो इसका मतलब वो हमसे डरते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो खेल में जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया उससे डर रहे हैं, तो ये देश बदला लेगा हर चीज का जो ले रहा है। हमारे पीछे पूरा देश खड़ा है ना। तो हम नहीं लड़ रहे अपनी लड़ाई, अब पूरा देश लड़ रहा है हमारे पीछे खड़े होके, और वो जवाब देंगे हर एक उस चीज का जो वो हमारे साथ गलत करेंगे। लगता है कि हरियाणा में बीजेपी का मुहूर्त ही खराब चल रहा है। मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस ज्वाइन करने का इरादा जताया है। हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी चुनाव में मशहूर हुआ ये गीत कन्हैया मित्तल ने ही गाया था। इस गाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्हैया मित्तल को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया था। वही कन्हैया मित्तल अगर कांग्रेस में चले जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी बदल लेना आम बात है, लेकिन बीजेपी 2024 से पहले इस ट्रेंड से बची रहती थी। ये बीमारी इन दिनों बीजेपी में ही सबसे ज्यादा दिख रही है। जनता ने कमल का फूल खिलाना है, ये तय कर लिया है। जिसके भी हाथ में कमल का फूल होगा, हरियाणा प्रदेश के लोग उस कमल फूल के फूल को खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए गुस्सा होता है, वो भारतीय जनता पार्टी से वो उन्होंने विरोध नहीं किया, गुस्सा है। हम गुस्से को शांत करेंगे ना। अभी एक को कमल का फूल मिलना था, सभी को तो नहीं हम उपलब्ध करा सकते। हरियाणा में बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पोलराइजेशन नहीं हो रहा। एक तो हरियाणा में मुस्लिम आबादी कम है, दूसरे पोलराइजेशन वाले मुद्दों को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। पोलराइजेशन वहां हो रहा है जहां पोलराइजेशन से बीजेपी को घाटा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी अफजल गुरु पर बवाल मचा हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी को गैर जरूरी बता दिया। बीजेपी इसे टॉप लेवल पर उठा रही है। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। अफजल गुरु बीजेपी के लिए भी पोलराइज करने वाला इशू है, मगर कश्मीर से ज्यादा यह देश के दूसरे हिस्सों में काम आता है। अफजल के कंधे पर सवार होकर उमर अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीर घाटी की 47 सीटें जीतना चाहती है। नरेंद्र मोदी की पार्टी जम्मू रीजन की सीटों पर फोकस कर रही है। जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं। बीजेपी ने 35-10 का फॉर्मूला बनाया है। 35 सीटें जम्मू रीजन में और 10 सीटें कश्मीर घाटी में जीतने का टारगेट मोदी की पार्टी ने रखा है। यह टारगेट आसान नहीं है। कश्मीर घाटी में बीजेपी 0 है। अफजल गुरु और 370 पर पोलराइजेशन हुआ तो बीजेपी का 10 सीट जीतने का टारगेट पूरा नहीं हो सकता। 2014 के चुनाव में जम्मू रीजन में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। परिसीमन और पोलराइजेशन से बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन 35 सीटें जीतना फिर भी मुश्किल है। वजह यह है कि जम्मू रीजन की भी कई सीटों पर मुस्लिम आबादी अधिक है। डोडा, राजौरी, किश्तवाड़, रामबन और पुंछ में हिंदू आबादी से ज्यादा मुसलमान हैं। रियासी जिले में हिंदू और मुसलमान बराबर बराबर हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में एनसी और पीडीपी बेहतर परफॉर्म करती है। पोलराइजेशन से यहां बीजेपी को घाटा ही होने वाला है, इसलिए बीजेपी पीओके जैसे मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस कहते हैं कि हम 370 को फिर से लाएंगे। लाकर दिखाओ यदि हिम्मत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहेगी बहनों भाइयों, कोई मां का लाल यहां धारा 370 इंपोज नहीं कर सकता है। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा
कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। किसने सोचा था कि बीजेपी इस तरह मुसलमानों को मेंबर बनाने के लिए कैंप लगाएगी? बीजेपी ने यह मेंबरशिप कैंप दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के बाहर लगाया तो 1 घंटे के अंदर 1500 मेंबर बन गए। बीजेपी के इन सदस्यों में मुस्लिम महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। 3 तलाक से जिनका बचाव हुआ वो महिलाएं बीजेपी की मेंबर बन गईं। जिन महिलाओं को पीएम आवास मिल गया उन्होंने भी मेंबरशिप ले ली। उज्ज्वला गैस सिलेंडर का फायदा देकर भी बीजेपी ने लुभा लिया। नरेंद्र मोदी ने पार्टी को 28 करोड़ मेंबर बनाने का टारगेट दिया है। 18 करोड़ पहले से हैं, 10 करोड़ नए मेंबर जोड़ने हैं। इनमें से कम 50 लाख मुस्लिम मेंबर होंगे। इतना सब कुछ होने पर भी बीजेपी अपनी यूएसपी नहीं छोड़ रही। शिमला में मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश को बीजेपी हवा दे रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम आबादी बढ़ने का मुद्दा उठाया है। हरिद्वार में 2001 में 4,78,000 मुसलमान थे। 2011 की जनगणना में हरिद्वार में 6,48,000 मुसलमान हो गए। इस तरह केवल 10 साल में हरिद्वार में मुस्लिम आबादी 39% बढ़ गई। गिरिराज सिंह कहते हैं कि हरिद्वार जैसे हिंदू धार्मिक केंद्रों पर मुस्लिम पीएफआई जैसे संगठन आबादी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की तात्कालिक समस्या यह है कि हरियाणा चुनाव में यह सब नहीं चल पा रहा और हरियाणा में बीजेपी इमोशन को हिला देने वाला कोई लोकल मुद्दा भी नहीं ढूंढ पा रही।